प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका एसएससी सीजीएल का 10 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 10 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं एसएससी सीजीएल की 10 सितंबर की पहली पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था महाबलीपुरम किस काल में मंदिर वास्तुकला का एक प्रमुख केंद्र था। महाबलीपुरम जो है ना, ये पल्लव वंश वास्तुकला का एक प्रमुख केंद्र था, तो पल्लव वंश आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें महाबलीपुरम की, तो महाबलीपुरम में शोर मंदिर पल्लव वंश के शासनकाल के दौरान बनवाए गए थे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो महाबलीपुरम में जो शोर मंदिर है ये किस के द्वारा बनवाए गए थे, तो ये पल्लव वंश के द्वारा बनवाए गए। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको एक फैक्ट और ध्यान में रखना है कि महाबलीपुरम मंदिर जो है ना, ये एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है और ये तमिलनाडु में स्थित। तो महाबलीपुरम मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो महाबलीपुरम मंदिर जो है ना, ये तमिलनाडु में स्थित है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी जगह मिली है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो महाबलीपुरम में शोर मंदिर का जो निर्माण है ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण ये नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पेपर में प्रश्न पूछा है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ पल्लवों की, तो पल्लवों की राजधानी क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पल्लवों की राजधानी क्या है, तो पल्लवों की राजधानी है कांचीपुरम। सिंह विष्णु ये पल्लव वंश का संस्थापक था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। पल्लव काल के दौरान निर्मित सप्तरथ मंदिर ये महाबलीपुरम में स्थित हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पल्लव काल के दौरान निर्मित सप्तरथ मंदिर ये कहाँ पर स्थित हैं, तो ये महाबलीपुरम में स्थित हैं। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना। तो ये सारे इफेक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि हॉकी विश्व कप 2023 का शुभांकर क्या था। हॉकी विश्व कप 2023 का शुभांकर था ओली। कौन था? ओली। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ था? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, ओडिशा में हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओडिशा के राज्य के द्वारा किया गया था। हॉकी विश्व कप की कल्पना सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो हॉकी विश्व कप की कल्पना सबसे पहले पाकिस्तान के एयर मार्शल नूर खान ने की थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। जर्मनी ने FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जीता। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया, तो ये जर्मनी के द्वारा जीता गया है। भारत पुरुष विश्व कप हॉकी की मेजबानी 2023 में किसने की थी? पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी 2023 में किसके द्वारा की गई है? भारत के द्वारा की गई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत ने आखिरी बार हॉकी विश्व कप कब जीता था? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भारत ने आखिरी बार हॉकी विश्व कप वर्ष 1975 में जीता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत ने एक बार पुरुष हॉकी विश्व कप अपने नाम किया है। तो भारत ने कितनी बार पुरुष हॉकी विश्व कप अपने नाम किया है? कुल एक बार। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नीदरलैंड ने 8 महिला हॉकी विश्व कप खिताब जीते हैं। नीदरलैंड ने 8 महिला हॉकी विश्व कप अपने नाम किए हैं। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 15वां पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2023 में आयोजित किए जाएंगे। देखिए, 15वां जो पुरुष FIH हॉकी विश्व कप जो है ना, ये 15वां संस्करण इसका था जो कि भारत में आयोजित किए गए थे। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तीसरी बार हॉकी पुरुष विश्व कप का खिताब ये किसने जीता है? तो तीसरी बार हॉकी पुरुष विश्व कप का खिताब ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है,
नीदरलैंड ने 2022 FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप जीता था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह 10 अप्रैल 1917 को हुआ था। कब हुआ था? 10 अप्रैल 1917 को हुआ था। चंपारण सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नाम सुना होगा आप लोगों ने बतख मियाँ। तो बतख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसके द्वारा बचाई गई थी? बतख मियाँ के द्वारा बचाई गई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती 3 कठिया पद्धति से पहचानी जाती थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर हमले पहले ज्ञात प्रयास के पीछे इरविन था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पहले ज्ञात हमले का जो प्रयास था, पहले ज्ञात जो प्रयास था, ये किसके द्वारा था? लॉर्ड इरविन के द्वारा। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह नील किसानों के वृहद शोषण का विरोध करने के लिए शुरू किया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चंपारण सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया था? चंपारण सत्याग्रह इसलिए शुरू किया गया क्योंकि नील किसानों के वृहद शोषण का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। गांधी जी को चंपारण में किसने आमंत्रित किया था? अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो गांधी जी को चंपारण में राजकुमार शुक्ला ने आमंत्रित किया था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से राम मनोहर लोहिया नहीं थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह में कौन शामिल नहीं था? राम मनोहर लोहिया शामिल नहीं थे। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो क्या अगला प्रश्न पूछा गया था 1829 में भारत में गवर्नर जनरल इरविन ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाया था। 1829 में भारत में गवर्नर जनरल इरविन ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कौन सा कानून बनाया था? हमको लग रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो मिस्टेक हो गया है। 1829 में भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाया था। ये इसमें इरविन नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लीजिए। प्रश्न ये पूछा गया था 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बनाया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को 1803 में मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1803 में मद्रास का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। बंगाल सती विनियमन, जिसने ब्रिटिश भारत के सभी न्यायालयों में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, उनके द्वारा 4 दिसंबर 1829 को पारित किया गया था। ये कब? अच्छा, सती प्रथा जो अधिनियम था ये कब पारित किया गया था? 4 दिसंबर 1829 को पारित किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा को अपराध कब घोषित किया गया था? यह प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो 1829 में। ठीक है, गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। किसके कार्यकाल में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में प्रश्न कि किसके कार्यकाल में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ये आपको ध्यान में रखना है। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश में मौजूद है, जो 9077.45 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये रेल नेटवर्क राज्य की चारों दिशाओं में फैला हुआ है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कौन सा देश है, तो विश्व का सबसे बड़ा जो रेल नेटवर्क है ये संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और भारत में दुनिया का जो रेल नेटवर्क है ये दुनिया में भारत का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। नंबर जो आता है भारत का रेल नेटवर्क के मामले में चौथा नंबर आता। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग
कहाँ से कहाँ तक है? तो भारत का सबसे बड़ा जो रेल मार्ग है ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। तो ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। उत्तर रेलवे जोन भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा जो रेलवे जोन है वो उत्तर रेलवे जोन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस केंद्र शासित प्रदेश 2021 में भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ा था, 2021 में भारतीय रेलवे नेटवर्क से कौन सा राज्य जुड़ा था, तो मणिपुर जुड़ा था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। भारत में स्थित विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो भारत में स्थित विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर रेलवे स्टेशन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहां पर आपको एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि सिक्किम जो राज्य है यहां पर रेलवे स्टेशन नहीं है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा जो रेलवे जोन है वो उत्तर रेलवे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, गरीबी हटाओ का जो नारा है ना, 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, 1974 से 1978। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया था। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा रूस से ली गई है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो रूस से ली गई है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य था गरीबी दूर करना। 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं की वास्तविक विकास दर क्रमशः कितनी थी, यह भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं की वास्तविक विकास दर क्रमशः थी 5.4% और 7.6%। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की मंजूरी देने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद अधिकृत है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देने के लिए कौन सा जो अधिकृत है, कौन सा है, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये भी आपको ध्यान में रखना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1956 से 1961। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप के ढांचे को मंजूरी देता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप के ढांचे की मंजूरी कौन देता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर की ताजपोशी ये कहां पर हुई थी। तो मेरे प्यारे साथियों, अकबर की जो ताजपोशी है ना, ये कलानौर में हुई थी। कहां पर हुई थी, कलानौर में हुई थी। हुमायूं के देश छोड़ने के बाद अकबर का जन्म अमरकोट सिंध प्रांत पाकिस्तान में 1542 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था, अमरकोट के सिंध प्रांत पाकिस्तान में 1542 ईस्वी में। ठीक है। 1556 ईस्वी में हुमायूं की अचानक मृत्यु देनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी। और 14 फरवरी 1556 को अकबर की कलानौर पंजाब में ताजपोशी हुई थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी और कैसे हुई थी वो भी जान लीजिए। 1556 में इनकी मृत्यु हुई थी, और कहाँ से गिरकर, देनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण, रीज़न ये था। और देखिए यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जो बैरम खान था ना, बैरम खान को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया था। सम्राट अकबर ने 1575 में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो बुलंद दरवाजा का जो निर्माण है ये अकबर के द्वारा 1575 ईस्वी में करवाया गया था। कल एक अकबर से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, शायद आपको ना याद हो, हमको याद है। कौन सी शिफ्ट में पूछा गया था ये तो खैर हमको नहीं मालूम है। अकबर की मृत्यु कब हुई थी, तो अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, 27 अक्टूबर 1605 को अकबर को मृत्यु हुई थी। आइन ए अकबरी को अकबर के दरबारी इतिहासकार अबू फजल ने फारसी भाषा में लिखा था। अगर आपसे पूछ लिया कि आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो आइन ए अकबरी ये अबू फजल के द्वारा लिखी गई थी। और किस भाषा में लिखी गई है, फारसी भाषा में। गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार यानी गेट ऑफ मैग्निफिसेंस बनाया। इस प्रवेश द्वार का दूसरा नाम क्या रखा गया, बुलंद दरवाजा। अकबर की सुलह की
पसंदीदा शैली क्या थी? तो अकबर की सुलह की पसंदीदा जो शैली थी वो थी नस्तालिक। क्या थी? नस्तालिक। 1564 में सम्राट अकबर ने जजिया भेदभावपूर्ण कर जो था वो समाप्त कर दिया था। तो अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और अकबर की शासन सभा सिंहासन आगरा में थी, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा कि अकबर की शासन सभा कहाँ पर थी? सिंहासन सभा आगरा में थी, ठीक है। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही ईश्वरीय आस्था नामक एक नए धर्म का प्रचार किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। कब की थी? 1582 ईस्वी में। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तानसेन संगीत फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, तानसेन संगीत फेस्टिवल जो है ना मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के वेहट गांव में आयोजित होता है। तानसेन की अगर हम बात करें तो मियाँ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित? तो मियाँ तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। तानसेन अकबर दरबार में संगीतकार थे। तो तानसेन ये किसके दरबार में संगीतकार थे? अकबर के दरबार में ये संगीतकार थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम था नाम राम तनु पांडे, इनका मूल नाम था इनका तानसेन का, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना। अक्सर पेपर में पूछ लिया था तो इसलिए मैंने ये फैक्ट ले लिए हैं। गायक तानसेन ये कहाँ के रहने वाले थे? तो गायक तानसेन जो है ना ये ग्वालियर के रहने वाले थे। तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, रबाब संगीत वाद्ययंत्र को बजाने में विशेषज्ञ थे। तो तानसेन किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? रबाब से संबंधित। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वैसाखी किस सिख गुरु की याद में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, वैसाखी जो है ना श्री गुरु गोविंद सिंह की याद में मनाया जाता है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में चलती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि काल बैसाखी ये किस राज्य में चलती है, तो काल बैसाखी जो है ना ये पश्चिम बंगाल में चलती है। भारत में बैसाखी त्यौहार वर्ष 1699 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। बैसाखी जो है ना ये पंजाब राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। बैसाखी का त्यौहार जो है ये प्रमुख रूप से पंजाब और हरियाणा राज्यों में भी मनाया जाता है। भारत में ऋतुओं के संबंध में काल बैसाखी शब्द भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है, ठीक है। बैसाखी के महीने में असम में आने वाले तूफान को क्या कहते हैं? बैसाखी के महीने में असम में आने वाले तूफान को हम कहते हैं वाडो इशिला, इसे कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे इफेक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नौवन के लिए समुद्री सहायता बिल 2021 किसको निरस्त कर दिया गया था? नौवहन के लिए समुद्री सहायता बिल 2021 किस बिल को निरस्त कर दिया गया? लाइट हाउस एक्ट 1927 को। संसद ने लाइट हाउस एक्ट 1927 को निरस्त करके और प्रतिस्थापित करने के लिए ऐतिहासिक समुद्री नेविगेशन सहायता विधेयक 2021 पारित किया था। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एवेस पक्षी फाइलम जुड़े हैं। तो एवेस पक्षी फाइलम जो है ना ये कॉर्डेटा से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों, गैर नाशवान यानी खराब नहीं होने वाले खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं? गैर नाशवान यानी खराब नहीं होने वाले पदार्थ कौन कौन से? तो गैर नाशवान खाद्य पदार्थों में शामिल हैं साबुन, अनाज, दालें, सूखे फल, तेलीय बीज, चीनी तथा गुड़। नाशवान खाद्य पदार्थों में शामिल हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, मटर, फलियां, टमाटर, सेब, केला, ब्रेड, मक्खन तथा क्रीम। एक प्रश्न पूछा गया था गाइस कि ऑक्टेस का नियम किसने दिया था? तो ऑक्टेस का नियम न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। ऑक्टेस का नियम 1865 में ब्रिटिश रसायनज्ञ जॉन न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। अच्छा, अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता कि अष्टक का नियम ये किसके द्वारा प्रस्ताव किया गया था, यानी किसके द्वारा दिया गया था? तो अष्टक का नियम JAR न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकादमी जो है ना ये इम्फाल में स्थित। कहाँ पर स्थित है? इम्फाल में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्थित है। तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और इसका प्रबंधन संगीत नाटक अकादमी के अंतर्गत आता है। ये इसका जो प्रबंधन है किसके अंतर्गत आता है? संगीत नाटक अकादमी के अंतर्गत आता है, ठीक है।
एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों कि पांडुचेरी में कितने राज्यों में है। पांडुचेरी कुल 3 राज्यों में है। पांडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों की जो सीमाएं हैं आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। वर्तमान में सीजीए कौन है? तो वर्तमान में सीजीए हैं श्री एस दुबे। श्री एस दुबे लेखा महानियंत्रक का पदभार संभालने से पहले सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली PFMS के अपर महालेखा नियंत्रक थे। लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आज का हमारा? लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रीय आय से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या पूछा गया था ये तो खैर हमको नहीं मिल पाया है। राष्ट्रीय आय के बारे में जान लेते। राष्ट्रीय आय को किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह किसी देश में होने वाली आर्थिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। इसे विभिन्न तरीकों का उपयोग करके मापा जाता है और सरकारें महत्वपूर्ण वित्तीय नीति निर्णय लेने के लिए इसे आंकड़े का उपयोग करती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके SSC CGL के एग्जाम में आज पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।